नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होते हैं सुपर शूज और क्यों टेक्नोलॉजिकल डोपिंग टोक्यो ओलंपिक्स में एक चर्चा का विषय बना रहा। आप लोगों ने अबेबे बिकला का नाम जरूर सुना होगा। इथियोपियन एथलीट थे। कहा जाता है 1960s में जब उन्होंने एथलेटिक्स में पार्ट लिया तो उनके जो शूज हैं उस टाइम तक बन के नहीं आ पाए थे। प्रॉपर फिटिंग के शूज नहीं थे, इसलिए वो बेयर फुट यानी नंगे पांव दौड़े थे। और ये होने के बाद भी उन्होंने उस 1960 के ओलंपिक्स में रोम ओलंपिक्स में अबेबे बिकला ने एक गोल्ड जीता था। तो यही एक बात है कि एक टाइम ऐसा भी था जब बेयरफुट भाग के गोल्ड जीता जाता था, और आज इस तरह के जो शूज आ चुके हैं जो जिनको हम सुपर शूज कहते हैं, ये टेक्नोलॉजिकल डोपिंग का एक कारण बनते जा रहे हैं। कहा जाता है जो शूज हैं ये स्प्रिंटर को यानी धावक को काफ़ी हेल्प करते हैं कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट भाग पाए और अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनको इम्प्रूव कर पाए। तो जानेंगे इस वीडियो में एग्जैक्टली क्या ये सुपर शूज हैं और कैसे इनको डेवलप किया गया। बात है रियो ओलंपिक्स 2016 की। यहाँ पे पहली बार ये बात जो है न्यूज में आई कि बहुत सारे वर्ल्ड, नेशनल और पर्सनल जो रिकॉर्ड्स थे एथलेटिक्स के या एथलीट्स के, वो तोड़े गए, ब्रेक हुए। और कहा जाता है उनका रीजन सिर्फ और सिर्फ सुपर शूज ही रहा। ये इस तरह के हाईटेक शूज थे जिनको प्रेस किया जाता है कि वो ट्रैक को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, फील्ड इवेंट्स को बेटर कर देते हैं, और जो जो रनर्स होते हैं उनको काफ़ी एज देते हैं, एडवांटेज देते हैं एनर्जी सेविंग में। जब उनकी बॉडी की एनर्जी बचती है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा तेज़ भाग पाते हैं, उस एनर्जी को कंज्यूम करके वो बेटर परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ ये जो रियो ओलंपिक्स का सिनेरियो था ये टोक्यो ओलंपिक्स में भी रिपीट किया गया। यहाँ पे भी एथलीट्स ने काफ़ी एक्सट्रीम परफॉर्मेंसेस डिलीवर किए। हाईटेक जो ट्रैक्स थे, इस बार तो ये भी कहा जा रहा है कि टोक्यो में हाईटेक ट्रैक्स बनाए गए थे जो काफ़ी ज़्यादा बेटर थे एथलीट्स के लिए, और इसी के चलते ये जो एडवांस्ड शूज़ थे इन्होंने सोने पे सुहागा कर दिया और एथलीट्स ने अपने ही रिकॉर्ड्स को, पुराने रिकॉर्ड्स को, नए नए रिकॉर्ड्स बनाए और पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ा। तो यहाँ पे क्रिटिक्स का यही कहना है कि जो सुपर फुटवियर बना है जिसको नाइकी ने बनाया था, तो क्या ये वेपरफ्लाई नाम से जो शूज़ हैं ये अलाउ किए जाने चाहिए? क्या ये टेक्नोलॉजिकल डोपिंग नहीं है? अगर अलाउ किए जाने चाहिए तो किस हद तक अलाउ किए जाने चाहिए और कैसे इसको रेगुलेट किया जाए? क्योंकि अगर इस तरह से जो एथलेटिक्स में परफॉर्मेंस चलती रहेगी तो जो चार्म है एथलेटिक्स का वो खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट जो पुराने एथलीट्स हैं उनका यही कहना है, जो प्योरिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि ये जो पूरा चार्म है एथलेटिक्स का ये शूज़ खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अननेसेसरी ह्यूमन को यहाँ एडवांटेज मिल जाता है तो उसकी जो अपनी रियल परफॉर्मेंस है वो इन शूज़ के चलते नहीं दिखती है। आप स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं इन सब के PDF में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल पे। तो देखो कौन कौन से रिकॉर्ड्स टूटे हैं टोक्यो ओलंपिक्स के, एक बार ये देख लेते हैं। 400 मीटर हर्डल की बात करें तो कार्स्टन वालहोम ने अपना ही एक रिकॉर्ड तोड़ा। इनफैक्ट उन्होंने एक रिमार्केबल रिकॉर्ड भी सेट किया 0.75 सेकेंड से। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पोर्ट्स में सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, एथलेटिक्स में सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स बहुत मैटर करते हैं। तो माइक्रो सेकेंड्स भी अगर आप ब्रेक कर पाते हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है या फिर आपके जो जीतने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह से USA की सिडनी मैकलेन ने भी 400 मीटर वुमेन हर्डल को पार किया। सिल्वर मेडल विनर्स बहुत सारे बने, बहुत सारे लोग सिल्वर से गोल्ड पे शिफ्ट हुए। हम बात करें थॉमसन हेरा की तो उन्होंने भी गोल्ड जीता दोनों 100 और 200 मीटर में। और साथ ही साथ ओलंपिक्स का 33 साल पुराना रिकॉर्ड भी यहाँ पे तोड़ा गया। वेनेजुएला की उल्मे रोजास ने भी गोल्ड जीता और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। इथियोपिया के जो इलुइड किपचोगे हैं उन्होंने भी करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है मैराथन में। इनफैक्ट कहा जाता है कि वो 3rd पर्सन बने हिस्ट्री में जिन्होंने 2 सक्सेसिव ओलंपिक रेसेस जीती हैं, और ये रेस उन्होंने 2 घंटे 8 मिनट और 38 सेकेंड में जीत ली। ये जितने भी रिकॉर्ड्स बने और जितने भी नए रिकॉर्ड्स टूटे, पुराने टूटे, नए बने, इन सब के पीछे एक ही रीज़न कहा जा रहा है कि इन सब के पीछे का जो रीज़न है वो है सुपर शूज़। इनफैक्ट वियना 2019 में एक इवेंट हुआ था जिसमें एक पर्सन ने मैराथन 2 घंटे से कम टाइम में ही पूरा कर लिया था। इनफैक्ट उसको ऑफिशियली मैराथन रिकॉर्ड नहीं बनाया गया क्योंकि बाद में पाया गया कि जितने भी हम रनर्स की बात कर रहे हैं, जितने भी हम स्प्रिंटर्स की बात कर रहे हैं, धावकों की बात कर रहे हैं, इन सब में एक चीज़ कॉमन थी और वो थी नाइकी के वेपरफ्लाई शूज़। अभी नाइकी के वेपरफ्लाई शूज़ करते क्या हैं और कैसे ये काम करते हैं इसको हम जानेंगे। ये कहा जाता है कि ये जो शूज़ हैं ये 4% तक एनर्जी जो है कॉम्पिटिटर की बचाते हैं। मतलब ऐसा पर्सन जो वेपरफ्लाई के साथ वेपरफ्लाई पहन के भाग रहा है और ऐसा पर्सन जो दूसरे नॉर्मल शूज़ या अदर एथलेटिक शूज़ पहन के
स्प्रिंटर है या फिर भाग रहा है दौड़ में, उसने पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो दोनों के बीच में 4% का डिफरेंस रहेगा। मतलब जो वेपर फ्लाई वाला पर्सन है जिसने नाइकी के टेक्नोलॉजिकल शूज सुपर शूज खरीदे हुए हैं, वो 4% अपनी एनर्जी सेव कर पाएगा। और 4% एनर्जी काफ़ी हो जाती है जब आपको किसी भी तरह की रेस जीतनी होती है। और वो 4% एनर्जी को सेव करके कंज्यूम करके वो ज़्यादा फास्ट भाग पाता है और नया रिकॉर्ड स्टैब्लिश कर पाता है। तो यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं कि ये वही शूज़ हैं। इस तरह के बहुत सारे शूज़ हैं जो डेवलप किए गए हैं और वेपर फ्लाई उनमें से एक है। तो सबसे बड़ी बात देखेंगे कि साइंस क्या है इन शूज़ के पीछे। ऐसा क्या हो जाता है कि ये शूज़ आपको बहुत फास्ट रनर बना देते हैं। इसमें कोई नाइट्रोजन नियोस तो लगा नहीं है, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे एग्जैक्टली कि यहाँ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या किए गए हैं। तो कहा जाता है कि इसमें कुशन एयर यूनिट बनाई गई है जो स्प्रिंग की तरह काम करती है। मतलब जब आप जंप लगाते हैं तो आपको स्प्रिंग वाली फीलिंग आती है कि स्प्रिंग जैसे आप स्प्रिंग लगा के अगर जंप करें तो आपको फर्दर एक थ्रस्ट मिलता है ऊपर जाने की तरफ। तो ये शूज़ वही थ्रस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। जब एक रनर भागता है, जब वो ट्रैक पे पैर रखता है तो वापस उसका पैर बाउंस होकर ऊपर जाता है। तो ये कुशन इस तरह का लगाया गया। साथ ही साथ जो कार्बन प्लेट्स इसमें लगाई गई हैं वो प्रोपल्सिव और स्टेबल फीलिंग देती हैं कि आपको प्रोपल्शन प्रोवाइड करती हैं। वोवन और सिंथेटिक सिस्टम है इसमें जो कि लाइट वेट रहता है। शू काफ़ी लाइट वेट है। नॉच्ड लेसेस हैं जिसमें आपको वो मिड मतलब आप दौड़ते समय आप देखेंगे क्रॉस लेसेस हैं, दौड़ते समय खुलेंगे नहीं, तो एक वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और शॉक वेव पैटर्न्स बनाए गए हैं कि जब आप जंप लगाते हैं तो पैरों में शॉक की फीलिंग ना हो। साथ ही साथ इसमें जो आपके पुराने स्पाइक्स थे वो भी यहाँ पे मिक्स किए गए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि सुपर शूज जो हैं वो सुपर स्पाइक्स के साथ मिला के बनाए गए हैं और उसमें कार्बन फाइबर प्लेट का यूज किया गया है जो काफी ज्यादा कुशन का भी काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। और वो कुशन इस तरह से होता है कि जब वो प्रेस होता है तो वो फर्दर रिबाउंड होता है और रिबाउंड होने से जो जंप है वो और ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ऐसे में जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहा जाता है कि जो पुराने ट्रेडिशनल स्पाइक्स थे उनसे फार बेटर हैं। ये ज़्यादा इनका वेट कम कर दिया गया और ये ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। इनफैक्ट सुपर स्पाइक्स की बात हम करें तो लगभग 80 से 90% जो है एनर्जी यहाँ पे वापस आ जाती है रनर के पास। और वो स्प्रिंग की तरह, मतलब वो ऐसे भाग रहा होता है जैसे वो स्प्रिंग पैरों में लगा के दौड़ रहा है। तो कार्बन फाइबर प्लेट से सुपर शूज बने हैं और ये एथलीट्स को काफ़ी ज़्यादा पुश ऑफ करते हैं। और इसी पुश ऑफ की वजह से वो जो रिकॉर्ड्स हैं, नए नए रिकॉर्ड्स बना पा रहे हैं, नए कीर्तिमान स्थापित कर पा रहे हैं और पुराने रिकॉर्ड्स बहुत ईजिली नैनो सेकेंड्स और सेकेंड्स के डिफरेंस से वो तोड़ पा रहे हैं। अब यहाँ पे आप बात करेंगे कि ये जो सुपर शूज हैं ये तो एक इस बार का टोक्यो का कारण रहा ही रहा जीतने का, टोक्यो में नए रिकॉर्ड्स बनने का। टोक्यो में इस बार कुछ एक एथलीट्स के लिए इस तरह के स्पेसिफिकली ट्रैक्स भी बनाए गए थे जिन्होंने उनकी रनिंग को काफ़ी इजी कर दिया। देखो अब यहाँ पे बात यह आ जाती है कि क्या इस तरह के टेक्नोलॉजिकल शूज़ जो हैं, जो पूरे दुनिया में चर्चा का विशेष समय यह बना हुआ है टोक्यो ओलंपिक्स खत्म होने के बाद, कि क्या इस तरह के शूज़ अलाउ करने चाहिए। क्योंकि देखो ये बहुत ज़्यादा एक डिवाइड क्रिएट करता है हैव्स और हैव नॉट्स में। ऐसे लोग जो इन शूज़ को अफोर्ड कर पाते हैं एथलेटिक्स में एथलीट्स बनते हैं और एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे प्लेयर्स जो रिच कंट्री से आते हैं जिनको इस तरह के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, और ऐसे प्लेयर जो पुअर कंट्री से आते हैं और उनको पार्टिसिपेट करना होता है और उनके पास कोई फंडिंग नहीं होती, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं होती। तो ये ऑटोमेटिकली गैप क्रिएट कर देता है जो एक रियल कहते हैं रियल जो पावर है, मतलब एक पर्सन की, जो एक ह्यूमन की खुद भागने की क्षमता है, ये उसको विशिएट करता है। तो यानी जो हैव्स हैं सोसाइटी के, जो अमीर देशों से लोग खेलने आते हैं, उनको हमेशा ऐसे शूज से बेनिफिट्स, इस तरह के स्पोर्ट्स वियर से बेनिफिट्स मिलते हैं। ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है इसने ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज तो लाया ही लाया, लेकिन कहा जाता है कि एंथुजियाज्म जो है प्लेयर्स का वो ऑटोमेटिकली गिरेगा। क्योंकि अब प्लेयर्स को भी पता है कि शूज उनको बेटर कर सकते हैं, शूज से वो ज्यादा तेज भाग सकते हैं, तो वो अपनी ट्रेनिंग पे भी और अपने ओवरऑल फॉर्म पे भी शायद हो सकता है कम काम करे। सबसे बड़ी बात है जो ह्यूमन एफर्ट की हम बात करते हैं, देखो स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट ह्यूमन एफर्ट। जीतने की जब हम बात करते हैं, हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो एक ह्यूमन एफर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट एग्जामिनेशन की भी हम बात करें तो यहाँ भी देखो ह्यूमन एफर्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कोई भी आपको लाइफ में गोल अचीव करना तो ह्यूमन एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो आपको हेल्प कर रही है और आपका जो ह्यूमन एफर्ट है वो मिनिमाइज कर रही है। तो कहा जाता है कि जो रिवॉर्ड है वो आपको ठीक है आपके फेवर में, आप जीत रहे हैं गेम, लेकिन वो रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि आपने खुद से नहीं जीता। और सबसे बड़ी बात है जो स्पोर्ट्स हैं इस तरह के, ये सिर्फ एलीट लोगों के पास ही रह जाएंगे, इसको एलीट स्पोर्ट्स ही कहेंगे। तो यहाँ पे वो जो ऐसे जैसे मैंने बताया ऐसे जो रनर्स हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो शायद ही फिर कभी रेस जीत पाएँ, शायद ही कभी वो ऐसे
कीर्तिमान स्थापित कर पाएँ, कैसे वो माइलस्टोन्स बना पाएँ जिसमें वो उनकी रियल परफॉर्मेंस जो है वो दिख पाए। तो ये हमेशा चर्चा का विषय रहा है कि इस तरह के जो हाई कॉस्ट के जो शूज़ हैं वो पुअर एथलीट्स के लिए काफ़ी ख़राब है, और शायद हो सकता है कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं आने वाले समय में कभी भी ओलंपिक्स में मेडल्स नहीं जीत पाएँ, गेम्स में मेडल्स नहीं जीत पाएँ, और जब वो गेम्स में मेडल्स नहीं जीतेंगी तो उनको फर्दर जो एक बूस्ट होता है नेक्स्ट गेम्स में आने का वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर वो हर बार हारती हुई जाएंगी तो उनकी कंट्री के जो एथलीट्स हैं उनका मोराल भी डाउन होगा, फाइनेंसेस भी उनको नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये जो गेम है सिर्फ हैव्स के बीच में रह जाएगा, एलीट्स के बीच में रह जाएगा। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको दिखे कि सारे के सारे जो एथलीट्स हैं वो रिच कंट्रीज से आते हैं, वही खेलते हैं, वही जीतते हैं, तो आपस में एक दोनों के फाइट चलती रहेगी, और जो एक रियल एनर्जी और कैपेसिटी लेके आते हैं वो शायद इस गेम में पीछे रह जाएं। तो एक बड़ी बात है कि इस तरह के शूज़ पे अभी भी देखो, ओलंपिक्स में इस बार क्या हुआ कि एक एडवाइजरी तो जारी कर दी गई थी कि सुपर शूज़ को यूज़ करना है, ठीक है, इतने एमएम का फोम आपको यूज़ करना है, लेकिन ये चेक नहीं किया गया कि जो शूज़ एथलीट्स लेके आए हैं कि क्या वो ओलंपिक्स के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, नहीं करते। तो इसके लिए काफ़ी डिमांड आ रही है कि ओलंपिक्स को ओलंपिक कमेटी को कुछ स्टैंडर्ड्स यहाँ पे फिक्स करने पड़ेंगे। उन्हीं स्टैंडर्ड्स के हिसाब से शूज़ जो हैं वो अप्रूव होंगे, और अप्रूव्ड शूज़ ही जो हैं वो पहन के एथलीट्स जो हैं भाग सकेंगे। नहीं तो यूएसए जैसी जो कंट्रीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड जीतती रहेंगी, और नाइकी जैसी कंपनी महंगे महंगे शूज़ टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाती रहेंगी, और इसी तरह के जो यूएस के, यूरोप के एथलीट्स हैं वही इन शूज़ को अफोर्ड कर पाएंगे। अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ या बाकी जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है वो हमेशा ओलंपिक्स में पीछे रह जाएंगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे रेगुलेट किया जाए, इस तरह के प्रॉब्लम्स के क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और कैसे हम इस गेम को कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हैं, कैसे हम इस तरह इंक्लूसिव बना सकते हैं, और बिना किसी टेक्नोलॉजिकल डोपिंग की हेल्प से ऐसे गेम्स जीते जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के और टॉपिक्स में लाता रहूँगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।